बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के दूसरे पाठ लहसा की ओर पढ़ेंगे। पाठ लहसा की ओर, इसके लेखक राहुल सांस्कृत्यायन हैं। पाठ को पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा लेखक के बारे में भी जानना आवश्यक है। राहुल सांकृत्यायन जी का ये मानना था, सैर कर दुनिया की गाफिर, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका असली नाम केदार पांडे था। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी अनेक भाषाओं के जानकार थे, जैसे पाली, चीनी, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं के। इसी कारण उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में लेखन किया था, जैसे शोध, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना आदि। साथ ही अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उन्होंने जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया वह है बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार, अर्थात साहित्य की खत्म हो जाने वाली सामग्री को बचाने का कार्य। राहुल सांकृत्यायन जी अपनी घुमक्कड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने घुमक्कड़ी का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इससे मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। जब हम बात करते हैं लहसा की ओर पाठ की, तो यह पाठ राहुल सांकृत्यायन जी की पहली तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जिसे उन्होंने सन 1930 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे अर्थात भिखारी के वेश में की थी। इस पाठ में उन्होंने तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों, सामाजिक परिस्थितियों, वहाँ के धार्मिक स्थल, वहाँ के धार्मिक विश्वास, वहाँ की कानून व्यवस्था और भौगोलिक स्थितियों आदि का वर्णन अत्यंत रोचक शैली में किया है। लहसा की ओर जाने वाले मार्ग के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। हरी क्लिंगपोंग बाद में यह रास्ता खुला होगा, जिसके रास्ते तिब्बत जाया जाता होगा। लेकिन जिस समय राहुल सांकृत्यायन जी ने यह यात्रा की थी, उस समय यह रास्ता नहीं खुला था। तब नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थीं। जिस रास्ते के बारे में इस समय लेखक बात कर रहे हैं, यह केवल व्यापार करने से ही संबंधित रास्ता नहीं था, बल्कि सेना के आने जाने के लिए भी यही रास्ता था। इसीलिए इस स्थान पर जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं। इन फौजी चौकियों और किलों में कभी चीनी पलटन अर्थात चीनी फौज रहा करती थी। अब वहाँ चीनी फौज नहीं रहती, जिसके कारण अब इनकी कोई देखभाल भी नहीं करता। इसीलिए आजकल बहुत से मकान गिर चुके हैं। किले के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, रहने लगे हैं, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई देते हैं। ऐसा ही वहाँ एक चीनी किला था।
जिसे चीनी फौजियों द्वारा छोड़ दिया गया था। लेखक कहते हैं कि लहसा की ओर जाते समय हम वहाँ चाय पीने के लिए रुके। यहाँ तिब्बत की सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं कि तिब्बत में यात्रियों के लिए यदि बहुत सी तकलीफ़ें हैं तो कुछ आराम की बातें भी हैं। हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा आदि बहुत अधिक हैं, लेकिन तिब्बत में ऐसा नहीं है। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बच्चों, आज आप देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसके ठहरने के लिए होटल रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं और यातायात के लिए भी अनेक साधन हैं। लेकिन जिस समय का वर्णन लेखक कर रहे हैं उस समय ऐसा नहीं था। लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे और यात्रा करते समय किसी भी अजनबी के घर रुक जाया करते थे जहाँ भी उन्हें जगह मिल जाती थी। इसलिए तिब्बत के लोगों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते हैं, लोग उन्हें ही घर के अंदर नहीं आने देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि ये लोग उनके घर से चोरी कर लेंगे। अगर ऐसी स्थिति ना आए तो आप बिल्कुल घर के भीतर तक जा सकते हैं। अगर आप उस घर के लिए बिल्कुल अपरिचित हैं, वो लोग आपको जानते तक नहीं है, तब भी यदि आपके पास चाय बनाने का सामान है और आप किसी से चाय बनवाना चाहते हैं तो आप घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। चाय में डालने के लिए मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रखकर आपको दे देगी। आगे बताया है उन्होंने कि यदि आप बैठक में बैठे हैं और वह जगह रसोई से दूर है और आपको ये डर लग रहा है कि पता नहीं आपने जो मक्खन दिया है वो इस घर की मालकिन सारा मक्खन आपकी चाय में डालेगी या नहीं, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय कैसे बनती है इसके लिए उन्होंने बताया है वहाँ की कि जब चाय का रंग तैयार हो जाता है उसके बाद उसमें नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। आगे अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब हम चीनी फौजों द्वारा त्यागे हुए उस किले से चाय पीकर आगे बढ़ने लगे तो एक आदमी राहदारी अर्थात टैक्स मांगने आया। हमारे पास चिटें थी जो हमने ले रखी थी, टैक्स दिया हुआ था, तो हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। थोंगला के आखिरी गांव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लहसा की ओर जाने के रास्ते में थोंगला नामक एक गांव पड़ता था। लेखक कहते हैं शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ पर लेखक ने अपने एक साथी सुमति का वर्णन किया है। सुमति मंगोल थे और बौद्ध प्रचारक थे। तिब्बत में उनके जान पहचान के लोग लगभग हर गांव में थे। थोंगला में भी उनके जान पहचान के आदमी थे। तो यहाँ हमें सुमति की एक विशेषता का यह पता चलता है कि वो बहुत अधिक मिलनसार थे। आप जानते ही हैं, अभी आपको बताया गया कि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। इसीलिए लेखक भिखमंगे के वेश में तिब्बत की यात्रा कर रहे थे। उस समय वह सुमति के साथ थे। उनका साथ होने के कारण भिखमंगे रहते हुए भी लेखक को ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ सुमति के जान पहचान के लोग थे।
5 साल बाद की अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए इसी समय उन्होंने बताया है कि 5 साल बाद भी हम इसी रास्ते लौटे थे, पर उस समय हम भिखमंगे नहीं बल्कि एक सभ्य यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त हमारे साथ सुमति नहीं थे, इसीलिए किसी ने हमें ठहरने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। आपको इन स्थानों पर ठहरने के लिए कैसी जगह मिल पाएगी, इसका उन्होंने एक कारण और भी बताया है। वह यह है कि यह उस समय की लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि उस समय वो कैसा सोचते हैं। खासकर शाम के वक्त जब छंग पीकर, यानी वहाँ की एक शराब की तरह एक नशीला पदार्थ है, उसे वे पीकर बहुत कम होशो हवास में रहते हैं। अपनी आगे की यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगले दिन हमें तिब्बत का सबसे कठिन डांडा कहते हैं पर्वत को, तो वो डांडे का नाम क्या था? थोंगला। उस थोंगला के पर्वत को पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। ये खतरे की जगह क्यों है, इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि जो ये डांडे हैं 16-17 हजार फीट की ऊंचाई तक होते हैं। इसी के कारण उनके आसपास दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते हैं। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह के घने जंगल हैं, नदियां हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कारण यहाँ आसपास गांव भी मुश्किल होता है। इसलिए डाकुओं के लिए यही जगह अच्छी होती है, क्योंकि दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता। आगे तिब्बत की कानून व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तिब्बत में यदि गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में यदि कोई आदमी मर जाता है तो पुलिस उन मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसका कारण क्या है कि सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और मान लीजिए वो अपनी तफ्तीश भी करती है तो उस निर्जन स्थान पर कोई गवाह भी तो नहीं मिल सकता कि भाई किसने ये कार्य किया है, किसने इसको मारा है। इसलिए डकैत इन स्थानों पर क्या करते हैं, यदि कोई आदमी यहाँ फंस जाता है तो डकैत पहले उस आदमी को मारते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है कि नहीं। आखिर डकैत उस आदमी को पहले क्यों मारते हैं? क्योंकि यहाँ हथियार का कोई कानून नहीं है। इसलिए यहाँ जैसे हमारे यहाँ लाठी लेकर लोग घूमते हैं, तो वहाँ लोग पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते हैं। अगर डाकू ने उस आदमी को जान से नहीं मारा तो वो आदमी खुद उसे मार सकता है, इसलिए डाकुओं को अपने प्राणों का खतरा रहता है। गांव में जाने पर हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। थोंगला जगह का नाम है जहां से अभी हमने वर्णन किया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और डकैत पैसों के लिए जान मारते हैं। और जहां कहीं वैसी सूरत देखते कि ये डाकू हो सकता है, हम टोपी उतार कर जेब निकाल कर कुछ एक पैसा, यानी दया करो एक पैसा दे दो खाने के लिए, कहते हुए भीख मांगने लगते। जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो डाकू भी हम पर दया करके हमें कुछ नहीं कहते। इसके बाद का पाठ हम दूसरे वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे, जिसमें लेखक ने अपनी आगे की यात्रा में आने वाली कठिनाइयों, तिब्बत के धार्मिक स्थलों, धार्मिक विश्वासों आदि का वर्णन किया है।